नहीं जुड़ पाए अभी तक। जी, हमारा कार्यक्रम शुरू हो गया भाई साहब। राजदीप जी 1 से 2 मिनट में जुड़ रहे हैं, तो मेरी उनसे बात हो गई है, वो दे देंगे परिचय। इतने हम अपना परिचय चलिए प्रारंभ करते हैं, चाहे वो बाद में दे देंगे कार्यक्रम के, है ना। चलिए ठीक है। नमस्कार। हाँ। आप सभी लोगों का विद्या भारती पूर्व छात्र परिषद की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पूर्व की श्रृंखलाओं में भी विद्या भारती के पूर्व छात्र आकर के और इस विशेष कार्यक्रम सफलता की बात पूर्व छात्र में अपनी सफलता की कहानियों को और विद्या भारती के विद्यालय से जुड़े हुए अपने उन अनुभवों को साझा करते हैं। और इस कार्यक्रम में आज के हमारे मुख्य अतिथि के रूप में, मुख्य वक्ता के रूप में हमारे ही पूर्व छात्र भैया गौरव बुडानिया जी जुड़े हुए हैं। आज हमें आपको सुनने का मौका मिलेगा। उससे पहले मैं चाहूंगा कि दीप प्रज्वलन के साथ आज के इस कार्यक्रम की हम लोग शुरुआत करते हैं। शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। जैसा कि हमारी परंपरा ही यही रही है कि हम दीप प्रज्वलन के साथ आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, और जब हम विद्यालय में थे तब भी दीप प्रज्वलन के साथ अपने दिन की शुरुआत करते थे। बिना किसी विलंब के आज की इस संवाद श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले परिचय का एक दौर है, तो उसमें मैं आप लोगों के मध्य परिचय कराना चाहूंगा। हमारे मध्य आदरणीय श्री राहुल सिंघल जी भैया मौजूद हैं। आप विद्या भारती पूर्व छात्र परिषद के सह संयोजक होने के नाते हम सभी का मार्गदर्शन करते हैं। आप भी विद्या भारती के पूर्व छात्र हैं। हमारे मध्य मौजूद हैं आदरणीय श्री किशन लाल जी गुरुजी। आप चूरू में आदर्श विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य हैं, और हम सभी के लिए गौरव की बात है कि हमारे आज के जो कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में गौरव भैया हैं, आप उनके आचार्य भी रहे हैं। तो ये एक बड़ा अद्भुत अवसर है कि जिस समय पूर्व छात्र भी इसी मंच पर मौजूद है और उनके आचार्य भी इसी मंच पर मौजूद हैं। तो मैं आपका भी आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे मध्य हैं आदरणीय श्री राजदीप जी परवाल जी। आप मध्य क्षेत्र के क्षेत्र संयोजक भी हैं और अखिल भारतीय टोली के सदस्य के रूप में भी हम सभी का मार्गदर्शन करते हैं। मैं आपका भी आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे मध्य मौजूद हैं आदरणीय श्री अंकित भारद्वाज जी। आज के इस कार्यक्रम में आप जो है मॉडरेटर के रूप में कुछ प्रश्न आप करेंगे और उसका उत्तर आदरणीय गौरव जी देंगे। तो मैं अंकित जी का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अंकित जी राजकीय सेवा में कार्यरत हैं और पूर्व छात्र भी हैं विद्या भारती के, और विद्या भारती पूर्व छात्र परिषद जयपुर प्रांत के आप टोली के सदस्य के रूप में हैं। मैं आपका भी आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं, और बिना किसी विलंब के मैं अंकित जी से आग्रह करता हूं कि आप कार्यक्रम की शुरुआत करें। लेकिन उससे पूर्व में हमारे मध्य उपस्थित हो गए हैं आदरणीय राजदीप जी भाई साहब। भाई साहब, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप विद्या भारती पूर्व छात्र परिषद का एक परिचय दें, उसकी एक भूमिका हम सभी के मध्य रखें, और उसके बाद अंकित जी आप इस कार्यक्रम को कंटिन्यू करेंगे। आप सभी लोगों का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। और अब मैं एक सूचना में देना चाहूंगा, जिस किसी को कोई प्रश्न पूछना है, कोई शंका है, तो वो कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न लिख करके और पूछ सकते हैं। जी राजदीप जी। जी, ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को प्रणाम, माँ भारती को नमन। विद्या भारती पूर्व छात्र परिषद द्वारा आयोजित सफलता की बात पूर्व छात्रों के साथ इस श्रृंखला की इस कड़ी में हम सभी के बीच उपस्थित ज्येष्ठ श्रेष्ठ महानुभाव एवं श्रोता के रूप में देश ही नहीं अपितु विदेशों तक में सुन रहे सभी पूर्व छात्र छात्राएं एवं अन्य सुधीजनों का मैं पूर्व छात्र परिषद की ओर से हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। जैसा कि नाम से विदित है, विद्या भारती पूर्व छात्र परिषद अर्थात विद्या भारती से संबद्ध देश भर में ही नहीं अपितु 18 अन्य देशों में भी संचालित विद्यालयों से पढ़कर निकल चुके लगभग 1 करोड़ पूर्व छात्र, उन सभी पूर्व छात्रों को
अपना विद्यार्जन के बाद में भी एक कड़ी में, एक सूत्र में पिरोए रखने के लिए जो मंच बनाया गया है वह है विद्या भारती पूर्व छात्र परिषद। हर्ष का विषय है कि आज पूरे विश्व में पूर्व छात्रों का सबसे बड़ा संगठन यह विद्या भारती पूर्व छात्र परिषद है, जिसके एलुमनी पोर्टल पर रजिस्टर्ड संख्या 9,35,000 से अधिक हो चुकी है। वैसे तो 1952 में विद्या भारती द्वारा संचालित सरस्वती शिशु मंदिर गोरखपुर से विद्यालयों की श्रृंखला प्रारंभ हुई थी। उसके पश्चात धीरे धीरे पूरे देश में विद्यालय खुलते चले गए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान आज पूरे विश्व का सबसे बड़ा अशासकीय शैक्षणिक संस्थान है। जब विद्यालय में विद्यार्जन करते हैं तब भैया बहनों को देश समाज के लिए कुछ करने, देशभक्ति का भाव जगा करके और जीवन में जहां भी जैसे भी रहे उनके मन में भाव हमेशा जिंदा रहे कि हमें इस देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए हमें कुछ करना है। वह जो शिक्षा दी जाती है वह जीवन भर उनके अंदर न केवल जीवित रहती है अपितु जब जब समय और जब जब अवसर मिलता है वह उनके व्यक्तिगत जीवन में, व्यावसायिक जीवन में और जीवन के सभी क्षेत्रों में परिलक्षित भी होती है। यही भावना उनके अंदर निरंतर बनी रहे और पूर्व छात्रों के माध्यम से देश समाज का कार्य लगातार चलता रहे। साथ ही विद्या भारती के जिन विद्यालयों से वो पढ़कर निकले हैं उन विद्यालयों को भी वो अपनी ओर से अधिकतम कुछ न कुछ दे सके, चाहे वो नैतिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, किसी भी रूप से वह सहयोग में हमेशा रहे जब जब विद्यालय में उनकी आवश्यकता लगे। इन सभी कारणों को देख करके और पूर्व छात्र परिषद का गठन किया गया है। देश के लगभग सभी क्षेत्रों में, सभी प्रांतों में पूर्व छात्र परिषद की इकाई संचालित है और लगातार सांगठनिक रूप से भी पूर्व छात्र परिषद का नेटवर्क धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और कई विद्यालय इकाइयों तक सक्रिय पूर्व छात्र इस परिषद के बैनर तले विभिन्न तरह के आयोजन लगातार करते आ रहे हैं। कुल मिलाकर के विद्या भारती के लक्ष्य के अनुरूप पूर्व छात्र कार्य करें और परम वैभव की ओर मां भारती को ले जाने में अपना अधिकतम सहयोग करें। इसी अपेक्षा के साथ में पूर्व छात्र परिषद का गठन भी किया गया है और वह उसी दिशा में अग्रसर भी है। धन्यवाद। वंदे मातरम। सेवा, संस्कार और शिक्षा ऐसा ध्येय बना करके और राष्ट्र के बौद्धिक, चारित्रिक, नैतिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक उत्थान और विकास हेतु संकल्पित और सेवारत विद्या भारती परिवार के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ बंधुओं को एवं हमारी सफलता की बात पूर्व छात्रों के साथ इस संवाद श्रृंखला से जुड़े हुए, इसको देख रहे सभी बंधुओं को मैं सादर प्रणाम करता हूं। और आप सभी को जैसा कि विदित भी है कि आज हमारी संवाद श्रृंखला में हमारे साथ उपस्थित हैं आदरणीय भैया श्री गौरव बुढ़ानिया जी। आपने अपनी मेहनत, लक्ष्यनिष्ठा, समर्पण, लगन, अनुशासन और एक कुशल रणनीति से देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा और सबसे कठिनतम परीक्षा IAS में 2020 में पूरे देश भर में 13वां स्थान प्राप्त कर और राजस्थान में जो RAS की परीक्षा होती है प्रशासनिक सेवा क्षेत्र में, उसमें आपने 2018 में 12वां स्थान प्राप्त कर अपने नाम को सार्थक और साकार किया है। विद्या भारती का ही नहीं अपितु पूरे राजस्थान का आपने गौरव बढ़ाया। ये हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक और खुशी का क्षण भी है। और आपने जो ये सफलता हासिल की ये बहुत प्रेरणादायक है, बहुत मायने भी रखती है। लेकिन इससे ज्यादा मायने हमारे लिए ये रखता है कि 13वां स्थान हमारे पूर्व में भी कई छात्रों ने
प्राप्त किया, लेकिन मायने ये रखता है कि आपने मात्र 25 वर्ष की आयु में और पहले ही प्रयास में 13वां स्थान प्राप्त किया, और आरएएस में भी आपने मात्र 23 वर्ष की आयु में और पूरे राजस्थान में प्रथम प्रयास में 12वां स्थान प्राप्त किया। तो ये निश्चित ही बहुत प्रेरणादायक है हमारे लिए, और मैं ये उम्मीद करता हूं, ये विश्वास है मुझे कि आज की जो हमारी ये संवाद श्रृंखला है वो निश्चित ही हमारे पूर्व छात्रों के लिए, वर्तमान में जो प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत ही लाभप्रद रहेगा, ऐसे मेरा विश्वास है। तो जैसा कि आपने ये प्रणव में सफलता हासिल की है तो ये अभिनंदन के और वंदन के योग्य है। तो आज की संवाद श्रृंखला को मैं प्रारंभ करना चाहूंगा आदरणीय भैया की अनुमति। नमस्कार। तो सबसे पहले तो माँ शारदे, माँ भारती को मेरा नमन, और मेरे गुरुजी यहाँ किशन जी सर बैठे हैं तो उनको भी मेरा प्रणाम, और सभी मेरे जो वरिष्ठ भैया लोग हैं और जितने भी मेरे छोटे भाई लोग हैं उन सभी को भी मेरा नमस्कार प्रणाम। तो जैसा कि अंकित जी ने बताया था कि मेरा नाम गौरव बुडानिया है और मैं चूरू आदर्श विद्या मंदिर स्कूल का एक विद्यार्थी रहा हूँ। उसके बाद मैंने मेरा ग्रेजुएशन IIT BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैंने पूरा किया है। उसके बाद मैंने RS और IAS की तरफ प्रयास किया था, और वो अच्छा मतलब कि विद द गॉड ग्रेस और मतलब जो कुछ मेहनत किया था पिछले 2-3 सालों में, उसकी वजह से आपके सामने जैसा अंकित जी ने बताया 2018 में मैंने 12वां स्थान हासिल किया था, और जो 2020 की परीक्षा थी IAS की उसमें मैंने 13वां स्थान हासिल किया था। और आज मैंने जो इस जर्नी के दौरान जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा विद्या भारती का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में, मैं ही नहीं, मेरे बड़े भाई, मेरी बड़ी दीदी, सभी लोग हम आदर्श विद्या मंदिर के स्टूडेंट रहे हुए हैं। तो हमारा किस तरीके से मतलब कि एक्सपीरियंस रहा था, किस तरीके से आचार्य जी घर पे मिलने आते थे, वो एक डायरी मेंटेन करते थे, उसी हैबिट ने किस तरीके से मतलब आगे भी हेल्प की और अभी भी हेल्प कर रही है, उन सभी विषयों के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। जी भैया, बहुत प्रणाम आपका, और विद्या भारती परिवार आपका पुनः पुनः अभिनंदन और बधाइयां देता है आपको। अब हम इस संवाद श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं, और जैसा कि बिल्कुल। हमारे जो पूर्व छात्र हैं और जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो बड़े उत्सुक हैं, तो आपसे पहला प्रश्न कि आप विद्या भारती से पहली बार कब जुड़े, कब आपने प्रवेश लिया, कितने वर्ष वहां अध्ययन किया, और वहां ऐसा क्या अनुभव किया जो अन्य विद्यालयों से आपको अलग लगता था? बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया कि मेरे बड़े भैया रविंदर और मेरी बड़ी दीदी कविता, ये सभी लोग आदर्श विद्या मंदिर के ही स्टूडेंट रहे हुए, तो ये नाता तो लगभग 1995-96 से ही चल रहा था। मैंने जो आदर्श विद्या मंदिर है उसमें प्रवेश 2004 में लिया था, और मैंने 2008 तक वहीं पे मेरा जो अध्ययन किया था, और उसमें मैंने 4th 5th 6th 7th 8th तक की मैंने जो पूरी पढ़ाई थी वो मैंने पूरी आदर्श विद्या मंदिर में की थी। 5 सालों तक का ये मेरा मतलब कि आदर्श विद्या मंदिर के साथ एक जर्नी रहा था, और उसमें बहुत कुछ चीजें सीखने को मिली। जो सबसे पहली जो चीज थी वो था कि वहाँ स्कूल के संस्कार, और वो संस्कार मैं अभी भी कुछ समय पहले जाके आया था तो वो आज भी वैसे ही विद्यमान है। जैसे हम मतलब कि हमारे आचार्य जी, गुरु जी, उनको प्रणाम करते थे, नमन करते थे, पैर छूते थे, वो चीजें आजकल आपको स्कूलों में नहीं दिखती हैं। आप किसी भी मतलब जो बड़ी स्कूलें हैं जिनको मतलब हम सब लोग मतलब मानते हैं, जैसे DPS जैसी स्कूलें हो गई, उसमें कोई भी अपने टीचर्स के पैर वगैरह छूना तो बहुत दूर है। बहुत ही कैजुअली हम बोल देते हैं कि गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, इस तरीके का जो एक संस्कार है, तो ये हमारी स्कूल को ना मतलब एक अलग ही बनाता है। और दूसरा, जिस प्रकार से जो उस समय पे जितने भी मेरे दोस्त वगैरह थे उनके बीच जो बॉन्ड था वो आज भी 20 साल बाद भी वैसा ही कंटिन्यू है। तो ये एक विद्या भारती जो परिवार है उसको अलग बनाता है सभी लोगों से। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, और आपने तो कहा आचार्यों के प्रति श्रद्धा, आचार्यों के प्रति नहीं, हम तो उस जब विद्यालय में प्रवेश करते थे तो देहरी को प्रणाम करके करते थे, नतमस्तक वंदन बिल्कुल होते थे बिल्कुल। हम।
तो हम तो उस देहरी को, उस माटी को चूमने वाले लोग थे। और विद्या भारती का यही एक मजबूत पक्ष रहा है कि हमने, विद्या भारती परिवार ने हमेशा जो हमारी भारतीय और सनातन परंपराएं रही हैं, जो समृद्ध संस्कृति रही है, उससे हमेशा जोड़े रखा। और जैसा कि आपने बताया कि विद्या भारती का जो विद्यालय हैं, उनकी रीति नीति पूरे भारत में एक जैसी है। तो रीति नीति एक जैसी है तो वहां के जो पूर्व छात्र चाहे किसी भी विद्यालय से पढ़कर निकले हों, वो अपने को एक परिवार का सदस्य और भाई जैसा महसूस करते हैं। तो बिल्कुल आपने अंकित बहुत जी, बढ़िया आपने बताया। ये एकदम सही बात बताया है कि जैसे हम तो जो विद्यालय में वंदन भी करते थे कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बच्चा बच्चा राम है। तो मतलब कि हम तो हमारी मिट्टी को भी पूजते थे, हमारे मतलब विद्यालय को एकदम एक पवित्र भूमि के तौर पे मानते थे। तो वो भावना है, वो मतलब कि केवल विद्या भारती के जो जुड़े हुए विद्यार्थी हैं वो ही उस चीज को समझ सकते हैं। जी बिल्कुल, ये सही बात है आपकी। अब हमारे साथ प्रश्न हमारे चलते रहेंगे। हमारे साथ इस समय मौजूद भी हैं आदरणीय किशन लाल जी, जो आपके जिस विद्या मंदिर से श्रीमती केसर देवी सूती उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर चूरू से आप पढ़े हैं, उसके प्राचार्य हैं। तो मैं जी उनसे भी आपकी संवाद श्रृंखला को प्रारंभ करना चाहूंगा कि, और आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा गौरव जी कि गुरुजी के प्रति आपकी श्रद्धा किस प्रकार रही, गुरुजी का स्नेह और साथ आपको किस प्रकार रहा, मार्गदर्शन ने आपको, जो आपने यशस्वी यात्रा तय की है, इसमें किस प्रकार सहायक हुए गुरुजी? बिल्कुल, जो मतलब कि हम कहते हैं कि किसी भी बड़े इंसान के पीछे उसके गुरु ने जो मेहनत की है वो बहुत ज्यादा है। तो मैं आज भी जैसे रिकॉल कर पाता हूँ, देवकी नंदन सर थे, बनवारी सर थे, मील सर थे, किशन सर थे, सज्जन जी सर थे, विकास शर्मा जी थे। तो वो आज सभी अभी भी सभी लोगों से बातचीत होती रहती है और वो सभी लोग मुझे पूछते रहते हैं कि आजकल कहाँ पोस्टिंग है आपकी, क्या चल रहा है। तो वो लगाव जो पहले था वो आज भी है। और जैसा कि हमारे विद्यालय की एक रीति थी कि हर महीने में हमारे आचार्य जी 2 बार हमारे घर पे आते थे और एक हमारी एक डायरी होती थी, उसके ऊपर नोट लिख के जाते थे कि इसका विद्यालय के अंदर ये व्यवहार है और घर में ये व्यवहार है। और हमें ऐसा ध्यान होता था कि जनरली जब गुरुजी आते थे तो शाम को 6-7 बजे के टाइम के आसपास आते थे, उसी समय पे हम खेल रहे होते थे। तो फिर उस समय तो फोन तो हुआ नहीं करते थे, तो सभी लोग आवाज लगाते थे कि गौरव गुरुजी आए हैं, गौरव गुरुजी आए हैं। तो फिर हम सब लोग भाग के आते थे। तो सभी गुरुजियों के साथ जो एक मतलब बंधन है वो मतलब बहुत ही प्यार और स्नेह का बंधन है। और कभी भी किसी भी समय मतलब उनको किसी भी सहायता के लिए या किसी भी और बातचीत के लिए यदि हम बात करते हैं तो एक स्नेह फील होता है। कभी ऐसा नहीं लगता कि आप मतलब कि किसी कॉमर्शियल एंटिटी में कहीं पे पड़े हो, क्योंकि आजकल हमने देखा है कि एजुकेशन एकदम कॉमर्शियल हो चुकी है। जहाँ पे आपका रिलेशन है वो कस्टमर बायर सेलर का रिलेशन होता है, तो वो भावनाएं नहीं होती हैं। लेकिन मतलब जो मेरे गुरुजी रहे हैं उनके साथ मेरा कभी भी ऐसा रिश्ता नहीं रहा, हमेशा एक स्नेह और प्यार का ही रिश्ता मतलब सभी गुरुजी और आचार्य के साथ रहा है। बिल्कुल, गुरु और शिष्य के मध्य ऐसे निर्मल पावन संबंध केवल विद्या भारती में ही देखे जा सकते हैं। आज हमारे साथ किशन लाल जी जुड़े हैं तो एक बड़ा सुखद अनुभव होता है, बहुत अच्छा लगता है कि जिनसे हम बचपन में पढ़े, और गुरुजी को भी अच्छा लगता है कि जिनको हमने कभी पढ़ाया आज वो इतने अच्छे मुकाम पर पहुंचे हैं अपनी मेहनत से। तो दोनों के लिए ही गौरव और खुशी की बात है। तो और बड़ा मतलब भावुक करने वाला क्षण होता है ऐसा, जब गुरु और शिष्य एक मंच पर मौजूद हों। तो हम इस गुरु शिष्य की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं और आदरणीय किशन लाल जी से मैं अनुरोध करता हूं कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको जब ये बचपन में 2006 से 5 से लेकर जब इन्होंने बताया 5 वर्ष का वहां अध्ययन किया, तो आपको क्या कुछ इनमें ऐसा लगता था, आपको पहले से ऐसा लगता था कि नहीं ये बालक आगे चलकर कुछ अच्छा करेगा, कुछ नया करेगा, कुछ अच्छे मुकाम पर पहुंचेगा, ऐसा लगता था आपको गुरुजी? आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और गौरव भैया को शुभकामनाएं। और जहाँ तक गौरव का सवाल है, सामान्यतः गौरव जो है वो उच्च प्राथमिक वो विभाग है, उसमें जो हमारे आचार्य जी वगैरह ज्यादा उनके संपर्क में रहा। मेरा तो इनके पारिवारिक रहा ही संपर्क। उसका कारण है कि इसकी बड़ी बहन और बड़े भैया रविंद्र वो हमारे पास पहले से ही पढ़ते थे
तो ये थोड़ा छोटा था, चूंकि मैं हमेशा से लगभग बड़ी कक्षाओं को देखता रहा, लेकिन चूंकि इसका सहज सरल स्वभाव और इनके पारिवारिक पृष्ठभूमि वो भी बहुत ही प्रभाव देने वाली और शिक्षा से जुड़ी हुई थी, क्योंकि पिताजी भी अध्यापक है इनके। तो सतत और यूं कहें हम सादगीपूर्ण, खास करके सरलता बहुत थी इसके जो खास बात है, इसके व्यवहार में सादगी और सरलता बहुत है, और अभी भी ये वो बरकरार है। इसलिए गौरव की सफलता के पीछे पारिवारिक पृष्ठभूमि है ही, इसकी सादगी और सरलता भी है, और बहुत हमेशा से मेहनती और परिश्रमी रहा है। इसलिए गौरव हमारे सबके लिए गौरव है। धन्यवाद जी गुरुजी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा कहा। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, तो जिनमें श्रद्धा होती है हाँ। उनको ज्ञान का लाभ मिलता है। तो ये एक अच्छी बात है कि व्यक्तित्व में यदि हमारी सफलता के साथ साथ इन तत्वों का भी समाविष्ट हो तो व्यक्तित्व कहीं आगे बढ़ता है और हम कहीं लोकप्रियता भी हासिल करते हैं और जन जन के प्रिय होते हैं। और जैसा कि जिस उद्देश्य से हम लोक प्रशासक बने हैं वो उद्देश्य हमारा कहीं ना कहीं सफल होता नजर आता है। तो इस श्रृंखला को और अपन प्रारंभ रखते हैं। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ गौरव जी, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही, कैसा वातावरण रहा, आपके परिवार की क्या कुछ ऐसा बचपन में संघर्ष भी रहा, थोड़ा बताइए। तो सबसे पहले हम गांव में रहते थे, जो एक झुंझुनू के अंदर एक छोटा सा गांव है कबीरसर। वहां से पापा के साथ मैं मतलब कि चूरू जिले में शिफ्ट हो गया था। और चूरू जिले में पिताजी, जैसे बताया कि पिताजी जो प्राइमरी स्कूल के एक टीचर थे, तो काफी ज्यादा मतलब एक नॉर्मल बैकग्राउंड था, नए शहर में मतलब आके आपको पूरा इस्टेब्लिश करना था। तो यदि मतलब आप ऐसा मान सकते हो कि लोअर जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, वहां पे एक फैमिली थी। और इस बात के लिए भी मैं विद्या भारती और जो आदर्श विद्या मंदिर जो परिवार है उसका मतलब एक धन्यवाद करता हूँ कि उनकी फीस वगैरह काफी ज्यादा अफोर्डेबल होती थी। कभी भी मतलब कि ऐसा नहीं लगा कि एक मतलब आर्थिक रूप से ना कोई दबाव बन रहा है। और हम सभी भाई बहन आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में ही पढ़ते थे। और उसके बाद जैसे इनिशियली तो क्या होता है कि बच्चा छोटा होता है तो उसको बहुत ज्यादा दूर पे भेज नहीं सकते, तो मेरे घर से आदर्श विद्या मंदिर की डिस्टेंस काफी ज्यादा थी। तो इसलिए मैंने जो सेकंड थर्ड क्लास तक तो मैंने आसपास ही जो स्कूल थी वहां से मेरा जो विद्यालय का जो मतलब स्टडी करना था वो किया। उसके बाद में फोर्थ क्लास में मैंने आदर्श विद्या मंदिर को ज्वाइन किया था। और उसके बाद मैंने लगातार 5 सालों तक वहां पे पढ़ाई किया था। और मतलब एक काफी अच्छा अनुभव रहा। मेरी मदर हाउसवाइफ ही है, पिताजी एक अध्यापक रहे हैं। जी बहुत बढ़िया। तो मतलब ये है कि आपने इतना अच्छे मुकाम पर पहुंचे हो, बड़े मुकाम पर पहुंचे हो, लेकिन आते साधारण और सामान्य परिवार से हो, जैसा कि हम सभी के परिवार हैं। जी और जीवन में जब साधारण परिवार से होते हैं तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ कष्ट भी झेलने पड़ते हैं, संघर्ष भी करने पड़ते हैं। और कहा भी गया है कि जितने कष्ट कंटकों में हैं उनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। तो आपने बिल्कुल, इन ये पंक्तियों जैसे कि चरितार्थ किया। जी हाँ, तो जैसे कि हमेशा मतलब कि हम चर्चा करते हैं तो मतलब हमेशा ऐसे बोलते थे कि आप चूरू जिले से आते हैं। तो चूरू जिले में मतलब कि बहुत ज्यादा बंजर भूमि है। तो मतलब वहां से इतना उपजाऊ दिमाग कैसे आता है। तो हमारे गुरुजी और हमारे आचार्य जी यही बोलते थे कि यहाँ पे मतलब कि जो भी मतलब कि भूमि हो या फिर जो किसी विद्यार्थी का दिमाग हो, हम इतना मेहनत करेंगे कि वो मतलब देश में सबसे उपजाऊ होगा। तो मतलब उन्हीं का शायद आशीर्वाद है कि आज मतलब कि इस मुकाम पे हैं और सभी जो छोटे भाई बहन हैं उनके साथ चर्चा कर पा रहे हैं। बिल्कुल, संगति का, मार्गदर्शन का हमें दूर रास्ता कौन दिखा रहा है इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो आपने सही कहा है। तो गुरुजी की मेहनत तो है ही आपके साथ साथ। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जी आपने आईएएस बने, तो आईएएस बनने का सबसे पहले कब विचार आया आपके मन में, कब आपने ये संकल्प लिया आईएएस बनने का, और आपने किस चीज ने आपको आईएएस बनने के लिए प्रेरित किया? आपको कुछ और भी बन सकते थे, कहीं और क्षेत्रों में भी जा सकते थे, अन्य क्षेत्र आपके लिए खुले थे। ऐसी क्या चीज थी जिसने प्रेरित किया? बिल्कुल अंकित जी, आपने एक सही बात मतलब कि बताया, क्योंकि जैसे मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का आईआईटी का छात्र था।
तो मतलब मेरे सामने बहुत सारे ऑप्शंस वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन जैसा कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का कोई स्टूडेंट होता है, तो उसका क्या होता है कि जैसे ही आप ग्रेजुएशन करो, तो आपसे एक जॉब की उम्मीद की जाती है कि आप ना घर पे किसी तरीके से अर्निंग में सपोर्ट करो, किसी तरीके से आप उनके मतलब एक मेजर मतलब अर्निंग पार्टनर बनो। तो ये मेरे साथ भी हमेशा था कि दबाव था कि कॉलेज से पास आउट होते ही किसी ना किसी तरीके से ना फैमिली इनकम के अंदर मुझे कंट्रीब्यूट करना है। लेकिन मतलब जो पिताजी थे, उन्होंने कहा कि यदि आपको कुछ करना है तो आप ये रिस्क ले सकते हो। तो सबसे पहला जो मेरा विचार आया था, जब मैं 2015 के अंदर नागपुर के अंदर कोल इंडिया के अंदर ट्रेनिंग कर रहा था मैं। उस समय में मैंने देखा था वहाँ पे नागपुर का एक पिछड़ा हुआ सा एरिया था। शायद माइक म्यूट नहीं है किसी का। हाँ, तो 2015 की बात है जब मैं कोल इंडिया के अंदर नागपुर के अंदर ट्रेनिंग कर रहा था। तो वहाँ पे मैंने देखा था कि काफ़ी खराब सिचुएशन थी, हर जगह गंदगी-गंदगी थी और वहाँ पे बहुत सारे मच्छर वगैरह थे। तो मैंने लोगों को मतलब वहाँ के आस-पास जितने भी लोग रह रहे थे कॉलोनी में, उनको मतलब कि बुलाया था, उनसे बात की थी कि हम साफ-सफाई करते हैं ताकि ना मतलब मच्छर वगैरह कम हो जाएँ, कुछ हम मतलब कि हम स्वस्थ रह सकते हैं। मैंने सबसे बात किया था, लेकिन कोई मैं पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पा रहा था क्योंकि सभी के सामने मैं तो एक 18, 19, 20 साल का एक बच्चा था, जिसकी बातें कोई मतलब कि सीरियसली नहीं ले रहे थे। और मैंने देखा था कि एक बहुत छोटी-सी चीज़ ऐसी है कि अंकित जी, आप उससे बड़ा बदलाव देख सकते हो, लेकिन वो नहीं कर पा रहे थे। एज़ ए कॉमन जो सिटीज़न हम बहुत बार ऐसा चाहते हैं कि हमारे शहर में ये चीज़ हो जाए, हम ये चीज़ कर सकते हैं। मैं आपको जब ये सेशन आगे चलेगा तब मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से मैंने मतलब कि अभी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है 1 साल का फील्ड के अंदर, उसमें मैंने किस तरीके से छोटी-छोटी चीज़ों से ना मतलब कि कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश की। तो मुझे लगा कि एज़ ए मतलब कॉमन सिटीज़न मैं मेरी डिमांड को मतलब कि पूरा भी नहीं कर पा रहा हूँ और किस अधिकारी से क्या बात करना है, कैसे करना है, मैं उन तक भी मेरी आवाज़ नहीं उठा पा रहा हूँ। तब मुझे लगा कि यदि सोसाइटी के ऊपर एक यदि हमें बड़ा बदलाव लाना है, तो कम उम्र में यहाँ पे जो प्रशासनिक सेवाएँ हैं, वहाँ पे जुड़ के आपको कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत होगी। तो ये बात थी जब मैं 3rd ईयर कंप्लीट कर रहा था। उसके बाद जब मैं 4th ईयर में गया तो वहाँ पे हमारे कैंपस प्लेसमेंट वगैरह होते हैं। उस समय पे मैंने कैंपस प्लेसमेंट तो लिया था, लेकिन मन में यही विचार था कि किसी न किसी तरीके से प्रशासनिक सेवाओं में जाना है, ताकि जो समस्याएँ पहले फेस की, वो समस्याएँ बाद में फेस ना करें। आप मानिए कि अब वही यदि इंसिडेंट मेरा 30-40 की एज पे होता, तो फिर तो मैं कुछ कर भी नहीं पाता। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं हम 2-3 साल का एक टाइम पीरियड फिक्स करते हैं कि 2-3 साल मैं तैयारी करूँगा और इस समय पे तैयारी करके यदि मेरा सिलेक्शन हो गया, तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं मेरी फ़ील्ड को कंटिन्यू करूँगा। तो जब मैं कॉलेज से पास आउट हुआ तो मात्र 20 साल का था, तो मतलब मेरे पास एक अपॉर्च्युनिटी थी, उम्र भी साथ में थी कि आप 3-4 साल तक तैयारी कर सकते हो। तो मैंने पहले आरएस के अंदर ट्राई किया क्योंकि मुझे था कि मैं अपने जो राजस्थान के बारे में ज़्यादा अच्छे से जानता हूँ, यहाँ पे एक्सेल करना मेरे लिए थोड़ा-सा आसान होगा, इसलिए मैंने आरएस का एग्ज़ाम दिया। आरएस का एग्ज़ाम जब मैं दे रहा था तो साथ-साथ में मुझे लगा कि यूपीएससी के लिए भी ट्राई करना चाहिए क्योंकि हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि आईएएस बनने के बाद ये सब चीज़ किया, इतना बदलाव किया, तो मुझे लगा कि आईएएस का भी साथ-साथ में ट्राई करना चाहिए। तो फिर मैं हेलो, हाँ, हाँ गौरव तो जी। साथ में जो ताऊ जी थे, मेरे पिताजी थे, गुरुजी थे, सभी लोगों ने ये मोटिवेट करते रहे कि मतलब कि यदि आप राष्ट्र कल्याण में जितना ज़्यादा आप सहयोग दे सकते हो, आप इतनी यंग एज में यदि कुछ भी करते हो, तो वो आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि आपको भी रिवार्ड देगा, आपकी जो आपका माइक म्यूट है गौरव जी, आपका माइक म्यूट है। हेलो, हेलो।
क्षमा चाहता हूँ अंकित जी जी, वो बीच में एक कॉल आने की जी वजह से आवाज शायद डिस्टर्ब हो गया था। तो जी यही है कि फिर जब ये डिसाइड किया, तो उसके बाद जब हमारे विश्वविद्यालय में भी जो हमारे गुरुजी थे, तो उन्होंने काफी सपोर्ट किया कि आप अच्छा सोच रहे हैं, इस मतलब कि इस दिशा में आप कदम बढ़ाइए। तो हमें हमेशा जो एक मिडिल क्लास फैमिली होती है, उसमें हमेशा एक डर रहता है कि आप ना मतलब फैमिली में किस तरीके से आप मतलब कि चलाओगे अपना घर, ये हमेशा एक समस्या रहती है। तो मैं विश्वविद्यालय में था, वहां पे भी हमारे जो आचार्य जी थे, उन्होंने ये चीज का कॉन्फिडेंस दिलाया कि आप 3-4 साल तैयारी कीजिए, यदि वहां पे आप सफलता अर्जित नहीं कर पाएंगे, तो हम आपके साथ हैं, कहीं ना कहीं अच्छा एक वैकल्पिक जो करियर होगा उसमें साथ देंगे। और इसी तरीके से उनका जो कॉन्फिडेंस था, उनका विश्वास था, तो उस विश्वास ने मुझे एक मतलब की हिम्मत दी कि मैं इस रास्ते पे जाके थोड़ा-सा ट्राई करूँ। और फिर जो आपको सफलता मिलनी स्टार्ट होती है, जैसे आपने प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया, तो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने के बाद आपको सफलता मिलती है, तो आपको लगता है हाँ, मेंस भी क्लियर करूँगा। मेंस क्लियर करने के बाद लगता है इंटरव्यू भी करूँगा, फिर रैंक आती है। तो वो चीज़ें फिर कंटीन्यूअसली आपको प्रोसेस के अंदर आपको लगातार मोटिवेशन मिलता रहता है। जी। तो कुल मिलाकर ये है कि आपने समाज में बड़े स्तर पर एक सकारात्मक अंकित जी, परिवर्तन। आपकी आवाज़ और नहीं आ रही है शायद। अभी आ रही है आवाज? हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? एक हेलो। हाँ, आवाज आ रही है भाई साहब? अंकित जी, मैं वापस से आपको ज्वाइन करता हूँ, शायद ये आवाज का कुछ इशू हो सकता आवाज आ रही है? कोई तकनीकी समस्या के कारण अभी विलंब हो रहा है, मैं क्षमा चाहता हूँ। हमारे साथ पुनः थोड़ी ही देर में गौरव बुड़ानिया जी जुड़ेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। है। हाँ, हाँ, सॉरी, वो अब थोड़ा सा आवाज मिस हो अभी रहा आवाज आ रही है मेरी? था। बिल्कुल बिल्कुल, परफेक्ट परफेक्ट। हाँ, तो जैसा कि आपने बताया कि समाज में बड़े स्तर पर एक सकारात्मक परिवर्तन और सेवा के भाव के साथ राष्ट्र के कल्याणार्थ आप इस लोक प्रशासन में आने की आपने सोचा, ये बहुत ही अच्छी बात है कि ऐसे निर्मल और पवित्र भाव के साथ आपने चयन लिया। तो निश्चित ही फिर हमें ये विश्वस्त हैं और आश्वस्त हैं कि राष्ट्र के लिए भी आप जैसे अधिकारी लाभप्रद रहेंगे और सार्थक साबित होंगे। तो मेरा आपसे एक अगला प्रश्न, जैसा कि आपने जी अंकित। बताया कि जिन परीक्षाओं की हम बात कर रहे हैं, उन परीक्षाओं में दूसरी तीसरी बार में भी सफलता प्राप्त होना, उसकी कहीं प्रावीण्य सूची में कहीं भी स्थान प्राप्त करना, हाँ, एक छात्र का मतलब उम्मीद होती है कि मुझे तो कोई भी स्थान मिल जाए तो भी चलेगा, लेकिन उसी बिल्कुल। परीक्षा की प्रावीण्य सूची में इतना उच्चतम स्थान प्राप्त करना ये बड़ा मायने रखता है। तो आपने किस जी जी। प्रकार से ऐसी सफलता अर्जित की? मतलब आपने दिनचर्या में ऐसे किन चीजों का समावेशन किया? आपने दिनचर्या को किस प्रकार से फॉलो किया? पढ़ाई कैसे की? अपनी रणनीति कैसे बनाई? और इतने कम समय में फिर ऐसे इतनी अच्छी सफलता किस प्रकार हासिल की, ये थोड़ा बताएं। बिल्कुल अंकित जी, ये जो सबसे ज्यादा पूछा जाना वाला सवाल है मेरे से, कि आपने दो एग्जाम, दोनों का रिजल्ट आपको पता होगा कि 2 महीने के अंतराल पे ही आया था। तो कि इन दोनों एग्जामों में क्या रहा, तो मेरे 4 जो भी तैयारी, किसी भी तैयारी करता था, जैसे पहले मैंने आईआईटी की भी तैयारी किया था, उसके बाद मैंने नेट जेआरएफ वगैरह का पेपर भी दे रखा था। सभी एग्जामों के अंदर एक कॉमन रणनीति जो मेरी थी कि सबसे पहले आपका पाठ्यक्रम, जो आपका सिलेबस है, उसके ऊपर आपकी एकदम अनंत मतलब की कमांड होनी चाहिए।
जैसे कि हम बचपन में जैसे हमारे जो भी वंदन करते थे, जितनी भी हनुमान चालीसा वगैरह हम पढ़ते थे, जैसे हमारे टिप्स पे है, यदि हमारे सिलेबस हमारे टिप्स पे है किसी भी एग्जाम का, तो हमें पता होता है कि कौन सा टॉपिक हमारा छूट गया है, कौन सा टॉपिक हमने पढ़ लिया है। बड़े जो एग्जाम होते हैं सिविल सर्विसेज के एग्जाम, उसमें सब्जेक्ट्स कभी भी टफ नहीं होते, सब्जेक्ट हमेशा ही आसान होते हैं। जो टफ होता है वो इनका पाठ्यक्रम होता है कि इतना लंबा पाठ्यक्रम होता है, और जो पेपर लगने का अंतराल 3-3 साल तक पेपर लगता है, तो आप 3 साल तक किस तरीके से अपने मोटिवेशन को हाई रख सकते हो। और उसमें से कई बार क्या होता है कि हम किसी एक टॉपिक को तो 10 बार पढ़ लेते हैं, और कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हमारी नजरों में ही नहीं आते, वो एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तब पता चलता है कि अच्छा यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता था। तो इसलिए सबसे पहली जो रणनीति का पार्ट है वो है पाठ्यक्रम। जितना ज्यादा आप सिलेबस को एकदम रट दोगे, आप एकदम उसको आपकी टिप्स पे होगा, तो आपके लिए किसी भी एग्जाम को पार पाना आसान होगा। सेकंड जो मंत्र था मेरा, वो था डिसिप्लिन। यदि आप अनुशासन में नहीं हो, तो आपके लिए छोटा से छोटा एग्जाम आपको बहुत ज्यादा टफ लगेगा। यदि आप अनुशासन में हो, तो बड़े से बड़े एग्जाम को आप बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हो। तो जैसे हमारे आचार्य जी हमेशा बताते थे कि जो आपका मोटिवेशन होता है ना, वो डिसिप्लिन से हमेशा हार जाएगा, और जो आपका जो टैलेंट होता है, वो हार्ड वर्क से हमेशा हार जाएगा। यदि आप कठिन परिश्रम करोगे तो एक टैलेंटेड आदमी को भी पीछे छोड़ सकते हो, और यदि आप अनुशासन में रह के यदि आप मेहनत करोगे ना, किसी भी मोटिवेटेड इंसान से आप ना आगे निकल सकते हो। क्योंकि मोटिवेशन का क्या होता है कि आज हमें मोटिवेशन मिला, जैसे आज मानो कि हमारे कोई छोटे भैया हमें सुन रहे हैं, तो उनको आज मोटिवेशन मिलेगा कि गौरव भैया जैसा बनना है। लेकिन वो मोटिवेशन क्या होगा, समय के साथ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन इसी प्रकार का एक इमोशन है कि वो बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं रह सकता। तो लंबे समय तक यदि आपको किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ाई करना है, स्पेशली सिविल सर्विसेज के लिए जिसमें टाइम ज्यादा लगता हो, वहां पे आपको अनुशासन बहुत ज्यादा काम आएगा। आपका एक टाइम टेबल होना चाहिए कि मैं सुबह 5 बजे यदि उठता हूँ, 5:30 तक मैं सभी कामों से फ्री हो जाऊंगा, 5:30 से लेके मैं 9:30 तक इतना पढ़ूंगा, फिर मैं मेरा नाश्ता करूंगा, फिर मैं इस तरीके से आपका जो टाइम टेबल है, और यदि उस टाइम टेबल को आपने 80% 90% भी अनुशासन के साथ मतलब कि फॉलो कर लिया ना, तो आप यकीन मानिए आप इस जो स्पर्धा में काफी ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे। तो दूसरा पहला जो मेरा नियम था वो था मतलब पाठ्यक्रम, जो दूसरा जो नियम था वो था अनुशासन। यदि आप तीसरे मतलब उस नियम की यदि बात करें, तो वो है हार्ड वर्क के साथ-साथ प्रैक्टिस, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे हम बचपन से ही मतलब आए हैं, करत करत अभ्यास जड़ मत हो सुजान, मतलब कि आप इतना अभ्यास कीजिए कि आपको मतलब कि उसमें एकदम आपके अंदर एक टैलेंट सा आ जाए। कई बार मतलब मैं जैसे कि काफ़ी अच्छी मतलब कि उत्तर लेखन में मैंने सफलता पाई है, दोनों एग्ज़ामों में उत्तर लेखन की वज़ह से ही मतलब इतना उच्च स्थान हासिल हुआ। तो सब लोग बोलते हैं कि आपने ये आंसर राइटिंग की कला कहाँ से सीखी, क्या सीखा? जब मैं उनको दिखाता हूँ कि ये देखो, भाई ये मैंने 5 रजिस्टर पूरे आंसर राइटिंग से भर रखे हैं। इसका मतलब है कि कोई मेरे पास इनबॉर्न ऐसा कुछ भी टैलेंट नहीं था कि यदि कोई बोले कि आपके पास गॉड गिफ्टेड टैलेंट था, ऐसा कुछ भी टैलेंट नहीं था। बस लगातार की अभ्यास करते रहो, जितना ज़्यादा। और मैं कभी भी जैसे मुझे कभी भी ना पॉलिटी समझ में नहीं आती थी। संविधान की बहुत सारी चीज़ों के अंदर मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता था। आप यकीन मानिए मैंने कुछ क्लासेस डाउनलोड कर रखी थी, उन क्लासेस को मैंने 5 बार सुना है। मुझे आज भी ध्यान में है कि टीचर ने कौन-सी क्लास के अंदर कौन-सा सेंटेंस बोला था, और जो नोट्स बनाए थे उनको 20 से 25 बार पढ़ा है मैंने। क्यों पढ़ क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये सब्जेक्ट मुझे कैसे नहीं आएगा, और जो सब्जेक्ट मुझे नहीं आता था, उसका बस सिंपल सा मेरा यही फंडा था, करत करत अभ्यास। इतना प्रयास करो कि कैसे नहीं आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मतलब आपको किसी भी सब्जेक्ट के अंदर मतलब कि ठीक है, पहली बार में आपको याद नहीं होगा, दूसरी बार में नहीं होगा, चौथी बार में नहीं होगा, 10वीं बार में नहीं होगा, 20वीं बार में नहीं होगा, कभी ना कभी तो होगा। ये चीज़ है ना मैं अपने दिमाग में हमेशा रखता था कि कभी ना कभी तो वो सफलता आएगी, कभी ना कभी तो सब्जेक्ट के ऊपर वो कमांड आएगी। तो ये चीज़, और चौथा विश्वास रखिए। यदि आपको अपनी तैयारी के ऊपर अपना जो मतलब आपका टैलेंट है, तो उसके ऊपर यदि आत्मविश्वास नहीं है ना, तो दुनिया में फिर आपके ऊपर कोई भी विश्वास नहीं दिखाएगा। आप ऐसे बोलोगे कि कैसी चल रही है तैयारी,
पता ही नहीं क्या होगा, शायद फेल हो जाऊँगा। इस तरीके की बात करोगे तो आपके ऊपर आपके घर पे जो बुजुर्ग लोग हैं या पिताजी हैं, ताऊ जी हैं या फिर आपके जो गुरुजी हैं, वो किस तरीके से विश्वास दिलाएँगे? आपके अंदर होना चाहिए कि सर मैं मेरी तरफ से पूरी मेहनत करूँगा, जितनी मैं मेहनत कर सकता हूँ पूरी मेहनत करूँगा, जितनी भी गलतियाँ हैं उनको रेक्टिफ़ाई करता जाऊँगा और उसके बाद जो भी रिज़ल्ट होगा उसको मैं सहृदय से स्वीकार करूँगा। तो यदि आपके अंदर इस प्रकार की शिद्दत है ना कि मैं करता जाऊँगा, मैं करता जाऊँगा, मैं करता जाऊँगा, मुझे विश्वास है, तो फिर आप ना मतलब कि कर निकलोगे। तो एक जैसे वो जो मार्टिन लूथर की एक बात थी कि आप अपने लक्ष्य की तरफ दौड़ो ताकि जितना जल्दी से जल्दी हो पहुँच सको। यदि आप नहीं दौड़ सके तो अपने लक्ष्य की तरफ चलो। यदि नहीं चल सकते तो अपने लक्ष्य की तरफ रेंगना स्टार्ट कर दो, लेकिन आपको बढ़ते अपने लक्ष्य की तरफ ही रहना है। तो बस मैं मेरी बात को इसी बात से समाप्त करना चाहूँगा, अपने लक्ष्य पे नज़र रखो और लगातार मतलब कि जैसा भी आप कर सकते हो ना, वैसा करते रहो। क्योंकि मैं भी जब सिविल सर्विसेज़ की तैयारी कर रहा था, तो देखता था कि लोग तो बड़ी-बड़ी स्कूलों से पढ़े हुए हैं, उनका एजुकेशन बैकग्राउंड इतना अच्छा है। हमारे साथ में हमारा बैचमेट है सार्थक अग्रवाल, तो उनका मतलब सीबीएसई में 99.8 परसेंटेज मतलब मार्क्स थे। तो मतलब ऐसे लगता था कि और वो हार्वर्ड से पढ़े हुए थे। तो मतलब ऐसा लगता था कि उनके सामने हम तो एकदम बच्चे हैं, मतलब कि चूरू जैसी छोटी जगह पे आपको यदि पता हो तो चूरू बहुत ही ज़्यादा मतलब राजस्थान के सबसे मतलब कि ऐसे ज़िले हैं जो विकास की दृष्टि में देखें तो सबसे पिछड़े हुए ज़िलों में से एक है। तो वहाँ से पढ़ के वो विश्वास लाना बड़ा मुश्किल होता है किसी भी बच्चे में, लेकिन आप ये देखो कि यदि गौरव भैया कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। बस मन में विश्वास रखना है, करेंगे, 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 एक दिन वो मुकाम ज़रूर आ जाएगा। जी, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये है कि अनुशासन और निरंतर परिश्रम, आत्मविश्वास, ये सब बिल्कुल, चीज़ें आपकी सफलता का सूत्र रहा और इन्हीं सब चीज़ों को अपनाते हुए आप प्रेरणा और गौरव के हेतु बने। तो बिल्कुल, अब मेरा आपसे ये प्रश्न है कि विद्या भारती का आपकी सफलता में किस प्रकार से सहायता रही, सहायक सिद्ध हुई? विद्या भारती परिवार ने आपको किस प्रकार सहयोग किया? बिल्कुल। तो अंकित जी जैसे विद्या भारती में जब मैं था, तो एक्चुअली क्या था कि हमारे यहाँ पे एक रीति थी कि प्रेरक प्रसंग सुनाया जाता था, कि हर दिन एक बच्चा आता था और वो प्रेरक प्रसंग सुनाता था कि जैसे किसी भी हमारे महान पुरुष की कोई एक इंसिडेंट का वो वर्णन करते थे और उससे क्या सीख मिलती थी, और वो प्रेरक प्रसंग का काम मेरा हुआ करता था स्कूल में। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब मैं उससे जुड़ाव था। सेकंड चीज़ थी कि हमें जैसे कुछ चीज़ें करवाई जाती हैं बचपन में, तो वो आपके कैरेक्टर का एक पार्ट बन जाती हैं। जैसे शायद सभी को वो वंदन याद होगा कि कुछ करके दिखा देंगे, ऐ माँ भारती तेरे चरणों में ये दुनिया झुका देंगे। तो वो जब भी मैं लो कॉन्फिडेंस में यदि होता था प्रिपरेशन के दौरान, तो मैं उसी चीज़ को याद करता था, उसी वंदन को याद करता था कि ऐ माँ भारती तेरे चरणों में दुनिया झुका देंगे। तो एक क्या कॉन्फिडेंस आता था, मैं मतलब कि वापस से पढ़ने के लिए एक उतनी ही एनर्जी मिलती थी कि हाँ, अब तो और ज़्यादा मेहनत करनी है। उसके अलावा जैसे मैंने बताया था हमारे आचार्य जी आते थे, हमारी डायरी चेक करते थे कि डायरी के अंदर डेली का कितना होमवर्क डाला हुआ है, कितना आपने पूरा किया है। वो डायरी ही तो अल्टीमेटली आपका टाइम टेबल है। वो जो चीज़ है, यदि किसी बच्चे ने बचपन से फॉलो नहीं किया है, तो उसको अचानक से आप बोलो ग्रेजुएशन के बाद कि आप एक डायरी डालो, अपना टाइम टेबल फॉलो करो। आप अंकित जी किसी भी विद्यार्थी से बात करोगे तो 90% से लेके 95% तक विद्यार्थियों की एक ही शिकायत होती है, सर हमसे टाइम टेबल फॉलो ही नहीं होता। हम टाइम टेबल बना लेते हैं, 2 दिन के बाद टाइम टेबल भूल जाते हैं। लेकिन जैसे जो विद्या भारती का विद्यार्थी है, वो तो अपनी डायरी डेली मेंटेन करता ही था। मतलब उसके अंदर तो बचपन से ही वो एक आदत थी कि हाँ, आज मेरे को ये काम करना है, उसमें से कितना काम हुआ। यदि मेरा काम आज कुछ बच गया, तो अधिक मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो वो जो एक विद्या भारती के अंदर जो मैंने सीखा था, जो डायरी मेंटेन करना, वही मेरा टाइम टेबल बन रहा था, वही मेरे अनुशासन का एक मुख्य कारण बन रहा था। और उसके बाद कभी-कभी एक ये विचार भी आता था कि हम इतना समय इस तैयारी के अंदर दे रहे हैं, क्या वो सही है, क्या गलत है? तो जैसे कि हमारे किशन लाल जी सर अभी साथ में ही जुड़े हुए हैं, तो उनका था कि मतलब यदि देश के लिए मतलब यदि बलिदान देना हो, यदि कुछ भी सैक्रिफाइस करना हो,
तो मतलब हमारे स्कूल के विद्यार्थी सबसे आगे खड़े हुए मिलने चाहिए। तो मुझे लगता था कि लोगों ने तो इतने-इतने बड़े बलिदान दिए हैं कि मतलब उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दी है। देश के बॉर्डर के ऊपर कितने जवान अपनी ज़िंदगी दे रहे हैं। हम तो 2, 3, 4 साल की ना कुर्बानी मतलब कि दे ही सकते हैं। तो मतलब कि उस चीज़ से एक अंदर से जो कंटिन्यूटी रखने का ना बच्चों में क्या होता है, सिविल सर्विसेज की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। पहले 2-3 महीने तो बहुत ही आनंद आता है पढ़ाई के अंदर, लेकिन उसके बाद वो कंटिन्यूटी कहीं न कहीं क्षीण हो जाती है। और दूसरा, आप जब अपने आस-पास के भौतिक जो एनवायरनमेंट को देखते हो कि लोग पार्टीज़ कर रहे हैं, लोग घूम रहे हैं, उस समय पे आपका जो निश्चय किया हुआ है ना कि मैं सेलेक्ट होऊँगा, मेरे को ये चीज़ करनी है, मेरे को ये चीज़ वापस मतलब कि सोसाइटी को रिटर्न करनी है, वो चीज़ आपकी क्षीण हो जाती है। क्यों आपको लगता है चलो एक दिन पार्टी कर लेते हैं, क्या होगा? तो उस प्रकार के जब विचार आते हैं ना, तब जो अनुशासन, जो भावनाएँ आपके अंदर, जो आपका कैरेक्टर जो आपके स्कूल ने डेवलप किया है ना, वो सामने खड़ा रहता है कि नहीं तेरे को मतलब कि क्यों पार्टी करनी है, तू इतना ये चीज़ कर सकता है। तो मुझे लगता है ये 3-4 आयाम ऐसे थे, जहाँ पे मतलब कि विद्या भारती का एक विशेष योगदान रहा है। उसके अलावा देखो किसी भी स्टूडेंट की जो फाउंडेशन होती है, नींव होती है, किसी भी सब्जेक्ट को समझने का आपका जो एक बौद्धिक विकास होता है, उसके अंदर आपके गुरुजी आचार्यों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके एक मतलब मानिए कि जब कोई एक बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, तो उसकी नींव कभी भी दिखती नहीं है, वो तो ज़मीन के अंदर होती है। तो जो प्रारंभिक शिक्षा के अंदर आपका बौद्धिक विकास हुआ है, वो कहीं न कहीं सफलता के पीछे एक बड़ा कारण है। तो ये सब मैं जो भारतीय परिवार है, उसको मेरी तरफ से जो सफलता है, वो समर्पित करना चाहूँगा। जी, बिल्कुल मतलब इन बातों से एक तो आपकी श्रद्धा और विनम्रता भी झलकती है। दूसरा आपने कहा कि विद्या भारती का ये सबल पक्ष रहा है कि विद्या भारती केवल एक विमीय विकास नहीं करती, एक क्षेत्र पर ध्यान नहीं देती। शिक्षा के साथ-साथ किसी छात्र का बौद्धिक के साथ-साथ मानसिक, सांस्कृतिक और जैसा कि आपने बताया चारित्रिक विकास कैसे सुनिश्चित हो, इस पर चिंता विद्या भारती परिवार करता है। और यही इस विद्या बिल्कुल, भारती की सफलता का राज है कि आज हमारे विद्यालयों से, जैसा कि आदरणीय भाई साहब ने बताया कि 1 करोड़ पूर्व छात्र हमारे विद्यालय से पढ़े हुए हैं, तो एक बड़ा पढ़े आंकड़ा हुए हैं। हाँ, मतलब ये हमारे विद्या भारती के इन्हीं परंपराओं का ही परिणाम है, सुफल है। तो बिल्कुल मैं जी। आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि विद्या भारती के विद्यालयों में, आदर्श विद्या मंदिर में मैं भी पढ़ा हूँ, तो पढ़ाई के साथ साथ अनेक सह शैक्षणिक गतिविधियां भी संचालित होती थी, जैसे कि ज्ञान विज्ञान, प्रश्नोत्तरी मंच, प्रतिभा खोज परीक्षा, संस्कृति ज्ञान परीक्षा और अनेक तरह की खेलकूद प्रतियोगिताएं भी होती थी। आप उनमें से जी, किन आरक्षण। प्रतियोगिताओं में भाग लेते थे? माफी चाहते हैं, गौरव जी किसी कारणवश तकनीकी समस्या के कारण लेफ्ट हो गए हैं, पुनः जुड़ेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। एक बहुत ही ऊर्जाप्रद और प्रेरणादायी संवाद विद्या भारती पूर्व छात्र परिषद द्वारा किया जा रहा है, तो निश्चित ही इस देश की युवा पीढ़ी को सार्थक साबित होगा। गौरव जी पुनः जी, जी, हमारे क्षमा साथ चाहता जुड़े हैं। हूँ क्या कि फ़ोन आने की वजह से पूरा कनेक्शन डिस्टर्ब हो जाता है ये। जी, जी, कोई नहीं। जी, तो मैं मतलब यही बात कर रहा था कि हमारे विद्यालय में अनेक शैक्षणिक गतिविधियां होती थी, खेल-कूद प्रतियोगिताएं होती थी, बिल्कुल, सांस्कृतिक बिल्कुल। कार्यक्रम होते थे। आपकी किन क्षेत्रों में रुचि थी और आप क्या इन शैक्षणिक गतिविधियों में भी भाग लिया करते थे? थोड़ा बताएँ। बिल्कुल, जब मैं था तो आपको जैसे मैंने बताया कि प्रेरक प्रसंग सुनाने का काम मेरा था स्कूल के अंदर। तो मैंने जो वाद-विवाद प्रतियोगिता होती है, उसकी तरफ से भी स्कूल की तरफ से हम गए थे, जहाँ पे सभी आदर्श विद्या मंदिर स्कूलों के बच्चे आते हैं, जिनके साथ मतलब कि वाद-विवाद होता है। तो उसमें हमारा टॉपिक मुझे याद है कि रामचरितमानस की मतलब जो वर्तमान आधुनिक मतलब जो युग है, उसके अंदर क्या उपयोगिता है, उसके अंदर वाद-विवाद प्रतियोगिता में भी तीसरा स्थान हासिल किया था। और उसके अलावा हमारे स्कूल में जैसे कि ज़्यादातर खेल ऐसे खिलाए जाते थे कि जो कुश्ती, कबड्डी या इस तरीके के जो हमारे देसी गेम होते थे, उनको ज़्यादा खिलाया जाता था। और मैं
हमारी स्कूल की तरफ से कुश्ती के अंदर भी गया था, वहाँ भी मैंने प्रतिनिधित्व किया था। और कबड्डी के अंदर हालाँकि हमारी टीम बहुत ज़्यादा मजबूत थी, तो कभी मौका नहीं मिला था कबड्डी के अंदर टीम में जाने का। लेकिन जो कबड्डी वहाँ पे सीखी, उसका फ़ायदा ये हुआ कि जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जब हम खेलते थे, तो वहाँ की टीम में मुझे मतलब मौका मिला। तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के अंदर कुछ पार्टिसिपेट करता ही था मैं, जो ये खेल खिलाए जाते थे। उसके अलावा वाद-विवाद की प्रतियोगिता में भी मैंने मतलब कि पार्टिसिपेट किया था। उसके अलावा निबंध लेखन भी होता था, तो उसके अंदर भी कई बार पार्टिसिपेट किया। एक शायद दैनिक भास्कर की तरफ से एक निबंध प्रतियोगिता में कुछ मतलब कि अच्छा अवार्ड भी हासिल किया था, 8th या 9th की कोई बात है। और उसके अलावा जैसे बताया था कि सुबह प्रेरक प्रसंग के दौरान प्रेरक प्रसंग सुनाने का काम मेरा ही था स्कूल में। जी, तो कुल मिलाकर प्रेरक प्रसंग सुनाने, वाद-विवाद में भाग लेने और इन सब से निबंध में प्रतियोगिताओं में भाग लेने से आपका जो कह सकते हैं कि एक वाक् कौशल डेवलप हुआ, लेखन कौशल आपका सुधरा और परिष्कृत हुआ और बिल्कुल, शारीरिक खेल-कूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने से आपकी शारीरिक जो सौष्ठव है, वो मजबूत हुआ। बिल बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा बिल्कुल, मतलब व्यक्तित्व के सभी आयामों का यदि विकास करना हो, सभी आयामों को सबल बनाना हो और मैं कहूँ कि एक जी, चहुमुखी विकास यदि अपने को सुनिश्चित करना है, तो विद्या भारती की तरफ हमें रुझान करना चाहिए, करना रुख चाहिए। करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो अभी बिल्कुल। भी मतलब कि सभी जो पेरेंट्स वगैरह मुझे मिलते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ कि जो आपका इनिशियल जो इयर्स हैं स्टडीज़ के, उसमें कहीं न कहीं आपको आदर्श विद्या मंदिर स्कूल के अंदर अपने बच्चों को ज़रूर भेजना चाहिए, क्योंकि जो संस्कार का विकास है, वो वैसा विकास आप कहीं भी और नहीं कर पाओगे। चलो मानो कि कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर यदि जैसे मतलब सबसे बड़ा जो समस्या आती है कि कुछ पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे का इंग्लिश वगैरह कमज़ोर रह जाएगा। मैं उनको यही सजेस्ट करता हूँ कि यदि इंग्लिश कमज़ोर रह गया तो आप ट्यूशन लगा के उसको थोड़ा-सा करवा सकते हो, उसको घर पे पढ़ा के आप ना मतलब वो चीज़ इम्प्रूव करवा सकते हो। लेकिन संस्कार यदि कमज़ोर रह जाएँगे, तो पूरी ज़िंदगी उसका जो एक कमज़ोर मतलब चरित्र बना रहेगा, उसको आप ना किसी भी तरीके से सुधार नहीं पाओगे। तो मेरा तो सभी से यही एक सुझाव रहता है कि एट लीस्ट आपका जो 8th-10th तक की जो एजुकेशन है, उसमें आपको विद्या भारती के विद्यालयों में एक बार बच्चों को ज़रूर भेजना चाहिए। बिल्कुल, मैं इसी प्रश्न पर आ ही रहा था कि आपने इसका समाधान कर दिया कि अक्सर हुँ, विद्या भारती से जो नहीं जुड़े हैं जो अभी तक, तो समाज के उस वर्ग में ये माना जाता है कि विद्या भारती तो हिंदी संस्कृत पढ़ाते हैं विद्या भारती वाले तो हाँ, हाँ, अंग्रेजी का स्तर कहीं न कहीं इनके छात्रों का कमतर होता है। लेकिन ये बात मेरे हिसाब से तो उचित नहीं है क्योंकि जो व्याकरण जितना चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, जितना विद्या भारती के छात्रों का उत्कृष्ट और मजबूत होता है ना, मैंने अन्य विद्यालयों में ऐसा नहीं देखा। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण तो आप यहाँ उपस्थित हैं कि आप विद्या भारती के जी, विद्यालय में पढ़े और बिल्कुल, आईएएस में और बिल्कुल, आरएएस में आपने अंग्रेजी माध्यम लिया और अंग्रेजी माध्यम बिल्कुल, से आपने 13वां स्थान हासिल किया। तो ये एक बड़ी बात है और बिल्कुल। इस भ्रम को वो तोड़ देती है। तो आप क्या इससे सहमत हैं कि अंग्रेजी में हम कमतर होते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं देखो, जो एक पढ़ने वाली अंग्रेजी है, जैसे आपका जो बताया आपने कि ग्रामर वाला पार्ट है, समझने वाला पार्ट है, उसमें हम उतने ही अच्छे होते हैं जितने दूसरे विद्यार्थी होते हैं। लेकिन जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में क्या होता है कि इंग्लिश बोलना कंपल्सरी होता है। तो वो एक ऐसा एनवायरनमेंट दे देते हैं जहाँ पे बच्चा हर दिन 7-8 घंटे इंग्लिश बोल रहा है और वो 10 साल, 20 साल तक यदि वो उस एनवायरनमेंट में रहेगा, तो वो इंग्लिश ऑब्वियसली उतना अच्छा बोलना स्टार्ट कर देगा, जितना अच्छा शायद मतलब एक ऐसा विद्यार्थी नहीं बोल पाए। उसको संस्कृत भी सीखनी है, हिंदी भी सीखनी है, उसके बाद इंग्लिश भी उसको मतलब उतना शायद मुझे लगता है कि उतना हम कभी भी फ्लुएंट नहीं हो पाते। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि व्याकरण तो आपकी स्ट्रॉन्ग है ही। आप मतलब कि जब लिखना स्टार्ट करोगे, आप वैसा ही लिख सकते हो। आप जब समझना स्टार्ट करते हो, आज भी हमें किसी भी अंग्रेजी भाषा का यदि कोई भी न्यूज़ देखनी हो या न्यूज़पेपर देखना हो, तो वो समस्या नहीं आती। लेकिन यदि थोड़ा बहुत यदि किसी पेरेंट्स को ये लगता है कि नहीं मतलब कि मेरे बच्चे को थोड़ी और ज़्यादा इंग्लिश आनी चाहिए, यदि कुछ होना चाहिए, तो आप वो चीज़ तो कभी भी इम्प्रूव कर सकते हो। मतलब आप मानो कि किसी भी स्टूडेंट को आपने 6th क्लास में इंग्लिश सिखाना स्टार्ट किया या आपने घर पे इंग्लिश सिखाना स्टार्ट किया, तो एक तो लैंग्वेज है, जो 6 महीनों के अंदर आप ना उसके ऊपर कभी भी कमांड हासिल कर सकते हो, तो वो तो कभी भी कर लोगे। लेकिन जो आपका कैरेक्टर है, जो आपके संस्कार हैं,
वो हमेशा धीरे धीरे डेवलप होते हैं। मैं ये चीज इसमें मैं मतलब कि मैं कोई भी बुराई नहीं समझता कि जैसे मैंने बहुत सारे मतलब को जो सीनियर्स थे या साथी थे उनके बच्चे आज जब इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं, उनके मतलब कि बच्चों को जब हम घर पे जाते हैं तो उनको बोलना पड़ता है कि अंकल के पैर छुओ, अंकल के पैर छुओ, और वो कभी आते नहीं है। मतलब इस प्रकार का मतलब कि सिस्टम हो गया है आजकल। लेकिन हमारे यदि विद्या भारती का कोई भी बच्चा है, यदि किसी भी दूसरी स्कूल से कोई आचार्य जी आए हैं, गुरु जी आए हैं, तो उन्हें कभी बताना नहीं पड़ता, वो अपने आप ही ये चीज समझ जाते हैं। तो वो जो संस्कार है, वो जो आपका चरित्र है ना, वो एक लंबे समय से डेवलप होता है, और वो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरी है। आप कभी भी जीवन के यदि एकदम लो फेज में चल रहे हो, डिप्रेशन में चल रहे हो, उस समय आपको आपका करेक्टर ही बाहर निकाल के लाएगा। आपका यदि मुश्किल एकदम मुश्किल समय चल रहा है, एकदम आप अपोजिट सिचुएशन में खड़े हो, उस समय आपकी इंग्लिश आपको बाहर नहीं निकाल के लाएगी। या आपके अपने माता पिता को सम्मान देना है, अपने गुरुजी को सम्मान देना है, अपने राष्ट्र हित में यदि कुछ भी करना है, तो उस समय मतलब कि अंग्रेजी काम नहीं आएगी, वो आपका चरित्र, आपकी मतलब जो संस्कार है वो ज्यादा काम में आएंगे। तो मुझे लगता है कि अंग्रेजी का इतना ज्यादा भी हवा नहीं बनाना चाहिए कि ये है वो है। सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो आपका कैरेक्टर है, आपका माइंडसेट है, आपका आत्मविश्वास है। बिल्कुल। तो ये कुल मिलाकर ये है कि चरित्र, संस्कार, समर्पण, सेवा भाव और ये सब चीजें ही हमें समाज में एक विशिष्ट स्थान दिलाती हैं। अंग्रेजी हमें हो सकता है कि कुछ क्षेत्रों में, पढ़ाई के क्षेत्र में हमें कहीं उत्कृष्टता प्रदान करे, लेकिन समाज में उत्कृष्टता आपके संस्कार और आपके चरित्र से आपकी पहचान चरित्र होगी। से ही और मिलेगी, बिल्कुल वो सब संभव होगा आप विद्या भारती परिवार में। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा बिल्कुल कि बिल्कुल। विद्या भारती से एक समाज में विशिष्ट स्थान बनता है विद्या भारती के छात्रों का। तो अब मेरा बिल्कुल आपसे आज अगला भी प्रश्न। यदि हम किसी भी विद्या भारती के मतलब कि यदि विद्यार्थी यदि मिलते हैं, तो मतलब से हम कभी उनको पहले से जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, फिर भी एक लगाव रहता है। यदि कोई भी आके बोलता है कि भैया मैं इस स्कूल का विद्यार्थी हूँ, तो अपने आप ही उसी जस्ट 5 सेकंड के वार्तालाप में यदि आपका यदि कुछ बॉन्ड बन जाता है, तो वो मतलब उस विद्यालय की एक जो नेचर है उसी का कमाल है। अदरवाइज आप दूसरे किसी भी विद्यालय से आप पढ़े हुए हो, तो आपस में उस प्रकार की बॉन्डिंग आपकी होती नहीं है। बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने सही कहा। मैं भी आपसे अभी कुछ दिन पहले ही सचिवालय में हाँ जब हाँ मुलाकात हुई थी, तो मतलब आप बिल्कुल एक आईएएस अधिकारी हैं और मतलब देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा, इतने उच्च पद पर हैं, लेकिन अपन जब बात कर रहे हैं तो भैया कहकर बात कर रहे हाँ हैं इतनी आत्मीयता के साथ बिल्कुल और इतने बिल्कुल सहज भाव से। तो ये केवल विद्या भारती का ही इसमें योगदान है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल अब मैं ये चाहूंगा कि हमारे जैसे कुछ छात्र हैं वो तैयारी करते हैं, लेकिन बिल्कुल प्रशासनिक सेवा में आईएएस आरएएस में चयनित होना ये श्योरिटी नहीं होती। तो क्या प्लान भी बिल्कुल आपने तैयार किया था या औरों को भी तैयार करना चाहिए? बिल्कुल। जब भी प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करते हैं, देखो मेरा एक लंबा एक्सपीरियंस हो गया। 2018 के बाद से मैं लगातार इस मतलब की फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, और अभी भी मुझे बच्चों को गाइड करने में, उनको हेल्प करने में कि ताकि वो मंजिल तक पहुंच सके, उसमें बड़ा आनंद ही आता है। तो मैं पिछले 3-4 सालों से भी जुड़ा हुआ हूँ सभी से कि वो कैसी तैयारी कर रहे हैं। इस दौरान मैंने एक चीज देखा है कि कई बार आप सफलता मतलब कि इस एग्जाम के अंदर सफलता हासिल करने के लिए आप ना कठिन परिश्रम तो करते हो, लेकिन वो सही रणनीति कई बार आपको नहीं मिल पाती। क्योंकि ये देखो, एजुकेशन का कॉमर्शियल युग है। यहाँ पे सब लोग जो शिक्षा को बेच रहे हैं, तो उस शिक्षा के मतलब जो बिक्री है, उसके दौरान हो सकता है कि आप वो सही रणनीति को मिस कर जाएं। तो हमेशा मेरा भी यही रहता था कि यार ऐसा हुआ तो क्या होगा। मतलब हमेशा एक सेकंड ऑप्शन मैं रखता था, लेकिन सेकंड ऑप्शन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, आपने आज तैयारी करना स्टार्ट किया, उसी टाइम पे आपने सेकंड ऑप्शन सोच लिया, तो आपकी फर्स्ट तैयारी कभी भी मजबूत नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपको लगेगा कि मेरे पास तो सेकंड ऑप्शन है। आपको हमेशा सोचना है कि यदि मैं कोई भी प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहा हूँ, कम से कम आपके 2 से 3 साल कंज्यूम करेंगे, क्योंकि 1 साल आपको तैयारी में लगता है। और यदि यूपीएससी जैसा एग्जाम देते हो तो 1 साल तो पूरा लेंथ में लग जाता है। आरएस में तो 2 साल की ड्यूरेशन होती है। तो कम से कम आप 3 से 3.25 साल आप इस एग्जाम के लिए निकाल के चलिए कि मैं आज ग्रेजुएशन कर रहा हूँ 21 ईयर की एज में, और 24 तक मुझे कर लेना है। यदि 24-25 तक यदि मैं नहीं कर पाता हूँ,
तो उस समय पे मेरे पास क्या होगा ना, आप जब सिविल सर्विसेज की तैयारी कर लेते हो तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर आपकी कमांड हो जाती है। तो आप किसी भी एक सब्जेक्ट में एमए भी कर सकते हो। एमए के साथ नेट जेआरएफ भी बहुत आसानी से आप है ना मतलब कर लोगे। उसके बाद आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह जैसे कई एग्जाम का रास्ता और खुल जाता है। लेकिन उसको जब भी खोलना है, जब आप पहले 3 साढ़े 3 साल तक अपना सब कुछ एक एग्जाम के लिए झोंक दो और उसके बाद भी आपको ना सही रिजल्ट नहीं मिले। आपको यदि ऐसा लग रहा है, जैसे कि कुछ स्टूडेंट थे तो जिन्होंने 4 या 5 अटेम्प्ट दिए, 4-5 अटेम्प्ट के बाद ना उन्होंने मेरे से पूछा कि नेक्स्ट अटेम्प्ट सर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, हम ऑलरेडी 4 से 5 साल खराब कर चुके हैं। मैंने कहा यदि अपने अंतिम प्रयास में आपने यदि पूरा अपना सब कुछ झोंक दिया था क्या? तो बोलते हैं सर सब कुछ तो नहीं झोंका था, यहाँ पे 2 महीने में ना घर चला गया था, ये मैंने पढ़ाई नहीं की थी, ये मैंने रिवीजन नहीं किया था, ये टेस्ट सीरीज नहीं लगाई थी। मैंने कहा वो सब कुछ झोंकना नहीं है, वो मतलब आपने गलतियां की हैं। यदि आपको लगता है कि इस प्रयास में आप वो गलतियां सुधार कर लोगे तो ये आपको प्रयास देना चाहिए, और यदि आपको लगता है कि नहीं वो पिछले वाले गलतियां वापस से रिपीट हो सकती हैं तो आप सेम परिणाम को रिपीट होने की भी पूरी पूरी संभावनाएं हैं वहां पे। तो उन्होंने उन गलतियों को सुधार किया और लास्ट अटेम्प्ट में या 5वें अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया। तो यदि कोई भी उस 3 साढ़े 3 साल का ब्रैकेट आपने डिसाइड किया, उसके बाद आपको कैरियर बी पे जाना है या कैरियर ए के साथ ही लगे रहना है, वो डिसीजन आपको खुद को लेना पड़ेगा कि क्या मैंने 3 सालों में कोई गलतियां की थी, उन गलतियों को मैं सुधारने के लिए तैयार हूं तो 1 साल आप और लीजिए। यदि आपको लगता है कि नहीं मैंने सब कुछ झोंक दिया, शायद मैं उस एग्जाम के नेचर को नहीं समझ पा रहा, शायद उस रणनीति को नहीं समझ पा रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्लान बी पे काम कीजिए। क्योंकि हर आदमी राष्ट्र में अलग तरीके से कंट्रीब्यूट करता है। हो सकता है कि कोई आदमी एक अच्छा इंजीनियर बन के कंट्रीब्यूट कर पाए, कोई अच्छा डॉक्टर बन के, कोई अच्छा शिक्षक बन के कंट्रीब्यूट कर पाए। तो शायद आपके लिए जो नियति है उसने कोई एक नया अध्याय लिख रखा है, तो आपको फिर प्लान बी के लिए भी जाना चाहिए। लेकिन जो पहला बास्केट है, जो 3 ईयर का जो ब्रैकेट है, उसके अंदर आपको मतलब दूसरे ऑप्शंस की तरफ नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल, आपके इस सुझाव ने, आपकी इन बातों ने मतलब सैकड़ों छात्रों के वैचारिक द्वंद्व को समाप्त कर दिया है। बहुत अच्छा। अब बिल्कुल। अपन 1-2 प्रश्न करके इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाएंगे। तो मेरा आपसे बिल्कुल। एक प्रश्न और कि भाई पूर्व छात्रों की, विद्या भारती के पूर्व छात्रों की समाज में प्रासंगिकता, समाज में उनका योगदान, उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? और पूर्व छात्रों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? विद्यालय के प्रति उनके क्या कर्तव्य होने चाहिए और समाज के प्रति उनके क्या कर्तव्य होने चाहिए? इसके बारे में थोड़ा बताएं। बिल्कुल, ये जैसे मतलब कि आपने यदि विद्या भारती से आप जुड़े हुए हैं स्टार्टिंग से, तो आपके दिमाग में, आपके किसी न किसी दिल के कोने में ये चीज़ ज़रूर होगी कि मैं मतलब जो राष्ट्र निर्माण में इस तरीके से आहुति दूँ। तो देखो, आहुति हमेशा छोटे लेवल पे स्टार्ट होती है। यदि आप सोचो कि ना मैं इतना बड़ा आदमी बन जाऊँगा तो मैं ये कर दूँगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। हमेशा आप ये देखो कि जैसे छोटी चीज़ें कर सकते हैं आप। कोई भी यदि पूर्व विद्यार्थी आज जितने भी सुन रहे हैं मुझे, कि हम छोटी-छोटी चीज़ों से कंट्रीब्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे स्कूल का परिसर है, उसके अंदर हम किसी भी प्रकार से योगदान दे सकते हैं। उसके अलावा यदि विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थियों को ना मतलब मोटिवेट कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि सब सिविल सर्विसेज के लिए मोटिवेट करें। 10th के बाद करियर कैसे डिसाइड करें, वहाँ हम मोटिवेट कर सकते हैं। यदि हमने आईआईटी में जा रहे हैं, तो वहाँ किस तरीके से तैयारी करें, वहाँ मोटिवेट कर सकते हैं। आईआईटी के बाद कौन-कौन से करियर हैं, वहाँ हम मतलब अपना मार्गदर्शन दे सकते हैं। उसके अलावा समाज में हम कितना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। राष्ट्र सेवा के लिए हम मतलब कि एटलीस्ट जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, तो आपके पास इतना समय तो ज़रूर है कि अपने आस-पास की जो सोसाइटी है उसको स्वच्छ रख सको, उसमें किसी भी प्रकार का वैचारिक दोष नहीं आने दो। जैसे-जैसे समय बढ़ता जा रहा है ना, तो उसमें क्या हो गया ना कि हमारे पास एक टेक्नोलॉजी नाम की एक पावर आ चुकी है, जो किसी भी चीज़ को मल्टीफ़ोल्ड कर देती है। यदि हमारे पास गंदगी है, तो गंदगी को मल्टीफ़ोल्ड कर देगी वो। यदि हमारे पास अच्छाई है तो अच्छाई को वो फैला देगी। तो हम वैचारिक रूप से शुद्ध रह सकते हैं। किसी भी प्रकार का समाज के अंदर कोई द्वेष है, किसी भी प्रकार का यदि कोई भेदभाव है, तो उसको हम खत्म करवा सकते हैं। ये भी यदि हम इस प्रकार का, यदि मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी 10 आदमियों को भी उनकी गलत सोच से उनको सही रास्ते पे लेके आ जाता हूँ। यदि कोई 10 आदमी यदि किसी प्रकार का नशा-वशा करते हैं, उनको वो मैं नशा छुटा के यदि राष्ट्र निर्माण के रास्ते पे लेके आ जाता हूँ। किसी बच्चे की यदि भविष्य, 10 बच्चों का भविष्य मैं सुधार कर सकता हूँ, तो वो भी एक कंट्रीब्यूशन। और आज हम 1 करोड़ लोग जो बता रहे हैं कि विद्या भारती ग्रुप से जुड़े हुए हैं, यदि 1 करोड़ लोग, सब लोग ये ठान लें
कि 10 लोगों को हमें नशा छुड़वाना है, तो आप सोच के देखो, मतलब पूरे भारत में 10 करोड़ लोग ऐसे होंगे, 10 करोड़ फैमिली, टोटल 32-33 करोड़ फैमिली तो है पूरे भारत में, उसमें से 10 करोड़ फैमिली को हम केवल अपने दम पे उनको ले जा सकते हैं। हम उसी प्रकार से यदि स्वच्छता के ऊपर ध्यान दें कि हम आस-पास का जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको स्वच्छ करेंगे, तो फिर है ना सभी लोगों के साथ मिलके हम कितना बड़ा स्वच्छता का ये कर सकते हैं। यदि हमें लगता है हम 2 हर बच्चे को, यदि कोई बच्चा ऐसा है जो गरीब बच्चा है, जो पढ़ नहीं पा रहा है, हम उसकी यदि विद्या भारती के विद्यालय में उसकी फीस ही जमा करवा दें, यदि हम सब लोग 10-10 बच्चों को पढ़ा दें, तो 10 करोड़ बच्चों को पढ़ा सकते हैं। मतलब हम किसी भी चीज़ पे यदि छोटी-छोटी चीज़ भी स्टार्ट किया, हमने यदि राष्ट्र निर्माण के लिए, यदि मैं एक नॉर्मल सा यदि लूँ, यदि हम आज भी एक स्टेटस लगाते हैं कि हमें राष्ट्र निर्माण के लिए इतना करना चाहिए, तो हम एक साथ 1 करोड़ स्टेटस लगा सकते हैं। हर आदमी के स्टेटस को एटलीस्ट 100 लोग तो एवरेज तौर पे देखते हैं, किसी का मतलब 500 हज़ार लोग देखते हैं, किसी को 50 देखते हैं, लेकिन 100 लोग तो एक साथ देखते हैं। तो 1 करोड़ लोग 100 करोड़ लोगों को अपना स्टेटस भी दिखा सकते हैं, अपनी कोई बात रख सकते हैं। तो छोटा-छोटा यदि कंट्रीब्यूशन यदि सब लोग करें, तो मुझे लगता है कि ये इतना बड़ा परिवार है कि जो बहुत ही आमूल-चूल परिवर्तन ला सकता है किसी भी सोसाइटी में, किसी भी देश में। बिल्कुल, जैसा आपने बताया, और विद्या भारती परिवार का भी ये अंतिम लक्ष्य राष्ट्र का निर्माण करना है। एक नव भारत के निर्माण के संकल्प को लेकर हम चल रहे हैं, और इस ध्येय को, जिस ध्येय को हम लेकर चल रहे हैं, उस ध्येय की साधना में हम तभी सफल होंगे, तब हमारे कदम से कदम मिलाकर छोटे-छोटे प्रयास उसमें सम्मिलित होते जाएँगे। हर स्तर पर, बिल्कुल, हर जगह, हर क्षण हमें राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए काम करने होंगे, तब जाकर हमारा ये विद्या भारती का पूर्व छात्र होना सार्थक साबित होगा, और तभी जाकर हमारी इस समाज में प्रासंगिकता है, तभी जाकर ये मानव जीवन की सफलता है। तो बिल्कुल, बिल्कुल, आज का ये कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। आपने इतनी अच्छी-अच्छी बातें बताई, अपनी गौरवमयी यात्रा के बारे में हमें बताया। गौरव जी की गौरवमयी यात्रा वास्तव में ही दूसरों का भी गौरव का हेतु बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो कुल मिलाकर आप सभी पूर्व छात्रों ने भी इस कार्यक्रम को देखा, तो आज मैं भी इस कार्यक्रम के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि हमारे अंदर जो विपुल क्षमताओं का भंडार है, सामर्थ्यों का भंडार है, अब उन्हें प्रबल बनाने की, उन्हें उद्घाटित करने की आवश्यकता है, और हम उन्हें इस प्रकार से उद्घाटित करें कि उनके उद्घाटन से राष्ट्र का कल्याण सुनिश्चित हो, इस बात की चिंता करें। तो निश्चित ही हमारा राष्ट्र, हमारा जीवन, हमारे लक्ष्य और हमारे जो संकल्प हैं वो सिद्ध हो पाएँगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद गौरव जी। आप बिल्कुल अंकित जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आज मुझे ऐसा मौका दिया कि सभी जो भैया लोग हैं, उनके साथ मैं जुड़ सका, और मेरे आचार्य जी को मौका दिया, उनको भी वो गौरव की अनुभूति हुई होगी। तो मैं उस सभी के लिए आपका और विद्या भारती परिवार का एक बार सबको नमस्कार, धन्यवाद। बिल्कुल, विद्या भारती परिवार की ओर से आपका पुनः-पुनः धन्यवाद, और हमें ये शुभकामनाओं के साथ कि आप लोक का आलोक बने, और प्रशासन के क्षेत्र में आप बिल्कुल, आए हैं तो हज़ारों और लाखों इस देश के वासी, इस प्रदेश के वासी आपके कार्यों से, विचारों से प्रेरणा लेकर सद्मार्ग पर, सुपंथ पर आगे बढ़ें, और आप भी बिल्कुल, सफलता के नवीन आयाम स्थापित करें समाज में, इस शुभकामनाओं के बिल्कुल, साथ। और जो भी पूर्व छात्र हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, उन सभी को भी पुनः स्वस्ति कामनाएं, और एक निवेदन कि आपने इस कार्यक्रम को देखा, तो इस कार्यक्रम को अधिकाधिक हमारे पूर्व छात्रों तक, हमारे भाई बहनों तक पहुंचे, इसके लिए आप इस कार्यक्रम को शेयर करें, और विद्या भारती alumni.com करके एक हमारा पोर्टल बना हुआ है, उस पोर्टल पर अपने पूर्व छात्र उस पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण करें। आप सभी का पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार, वंदन। आप इस थैंक यू, कार्यक्रम में जुड़े, अपना अमूल्य समय दिया। धन्यवाद। पुनः प्रणाम।